1857 के रेवोल्ट में बहुत जमकर लड़ाई होती है, बट अनफॉर्चुनेटली एट लास्ट हम इस रेवोल्ट में हार जाते हैं। नाउ क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से, और कौन कौन से वेज होते हैं जिसकी वजह से हम इस रेवोल्ट में हार जाते हैं और ब्रिटिशर्स इस रेवोल्ट को सप्रेस कर देते हैं। तो मैं आपको आज इस लेक्चर में बताऊंगा कि कौन कौन से वेज को यूज़ किया जाता है बाय द ब्रिटिशर्स इस रेवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सोर्सेज क्या हैं इस रेवोल्ट के, हमें पता कहाँ से चलता है और कैसे पता चलता है हमें इस रेवोल्ट के बारे में। यहाँ पर मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करूंगा, ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू और नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। बेसिकली मेरा फोकस होगा पिक्टोरियल इमेजेस के ऊपर कि कौन कौन सी पिक्टोरियल इमेजेस बनी थी, किसने बनाई थी और वो क्या डिपिक्ट करती हैं। सो स्टूडेंट्स, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो से एज ऑलवेज, सो लास्ट तक जरूर देखना। सो हाय गाइज, दिस इज अंकित एंड यू आर वॉचिंग ह्यूमैनिटीज लवर। शुरू करते हैं। सो एज ऑलवेज you came to know much after watching this video, so you have to watch this video till end. Now, repression of the revolt. आप वर्ड रिप्रेशन यूज करो या सप्रेशन यूज करो, दोनों वर्ड इस रेवोल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है। रिप्रेशन का मतलब होता है रिप्रेस कर देना, दबा देना। सो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, एक ऐसा रेवोल्ट जो कि लगभग 1.5 साल चला था, उसको रिप्रेस कर दिया जाता है और सप्रेस कर दिया जाता है बाय द ब्रिटिशर्स। नाउ इसके पीछे रीजन क्या होता है, कौन कौन से तरीकों को यूज किया जाता है बाय द ब्रिटिशर्स जिसकी वजह से ये रेवोल्ट लास्ट में सप्रेस कर दिया जाता है। सो कुछ वेज मैं आपको बताता हूं जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आए। सो सम ऑफ द वेज आर, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, कुछ ऐसे एक्ट को पास करते हैं जिससे इस रेवोल्ट को सप्रेस किया जा सके। उनमें से कुछ लॉ मैं आपको बताना चाहता हूं। एक लॉ के बारे में, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ एक ऐसा लॉ है जिसमें क्या होता है, मिलिट्री को डिप्लॉय कर दिया जाता है डिफरेंट पार्ट्स में, और जो सिविल लॉ है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। सो कई सारे जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे, ऑर्डिनरी ब्रिटन्स थे, उनको भी अलाउ कर दिया गया कि वो पनिश कर सकते हैं उन लोग को जो इस रेवोल्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। नाउ ये काम किसका है, कोई भी अगर रेवोल्ट कर रहा है तो ये काम है पुलिस का कि वो उनको पनिश कर सकती है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे और जो ऑर्डिनरी ब्रिटन्स थे, देखो हम इंडियंस हैं, इंडिया में रहते हैं, इंडियंस हमको इंडियंस कहा जाता है, वैसे ही ब्रिटेन के अंदर जो रहता है उसे ब्रिटन्स कहते हैं। सो जो इंडिविजुअल ब्रिटन्स थे, मतलब इंडिविजुअल पीपल, उनको भी ये अलाउ कर दिया गया, उनको भी ये दे दिया गया राइट कि वो पनिश कर सकते हैं उन रेबिलियंस को जो उनके अगेंस्ट रेवोल्ट कर रहे हैं। उन्होंने क्या कर दिया, लीगल जो ट्रायल्स होती हैं उनको सस्पेंड कर दिया और एक पनिशमेंट निर्धारित कर दी उन लोगों के लिए, वो थी डेथ। लीगल ट्रायल्स का मतलब होता है कि किसी ने भी अगर क्राइम किया है तो वो अपनी पसंद का लॉयर हायर करके अपने आप को बेगुनाह साबित करवा सकता है कोर्ट में जाके। लेकिन लीगल ट्रायल्स में ये सब चीज़ें सस्पेंड कर दी जाती हैं। किसी ने क्राइम किया है तो उसको जो गवर्नमेंट है जब चाहे, जितने समय तक चाहे, उसको जेल में रखा जा सकता है। सो जितनी भी लीगल ट्रायल्स थी उनको सस्पेंड कर दिया गया। सो जो पीपल थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस रेवोल्ट में इन्वॉल्व होने से मना कर दिया, और कई सारे जो लोग पहले इन्वॉल्व थे वो इस रेवोल्ट से पुल आउट कर रहे थे अपने आप को, क्योंकि लीगल ट्रायल्स को बैन कर दिया गया और जो पनिशमेंट थी वो डेथ की दी जा रही थी। Britishers used their military power in huge number. They deployed their forces in different parts of India. ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपनी मिलिट्री पावर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया, जिसके पास कई सारी टेक्नोलॉजीज थी, आर्टिलरीज थी, गन थी। हम तो तलवार से लड़ाई कर रहे थे, उनके पास कई सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे। उन्होंने क्या किया, कई सारे डिफरेंट पार्ट्स में अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय कर दिया और उनको छूट दे दी कि वो अटैक कर सकते हैं जितना वो चाहें। Britishers also tried to break the unity of Indians by promising to give land back to the landholders or landlords and zamindars if they not involved in the revolt. Now अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है थर्ड बुक का, कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, उसमें आपने पढ़ा होगा जमींदारी सिस्टम को, कि जमींदारी सिस्टम के अंडर कितना सारा जो लैंड था उसको ऑक्शन किया गया बाय द ब्रिटिशर्स, और कितना सारा लैंड जमींदार्स का, लैंडलॉर्ड्स का पहुंचा टू द ब्रिटिशर्स। अब इन्होंने ये काम किया कि जो लैंडलॉर्ड्स के उनके पास लैंड थे, देखो ब्रिटिशर्स ने लैंडलॉर्ड के कई सारे लैंड ले रखे थे, ऑक्शन कर रखे थे, तो ब्रिटिशर्स से नाराज थे लैंडलॉर्ड्स और जमींदार्स, तो उन्होंने रेवोल्ट में इन्वॉल्वमेंट दिखाई अपनी। लेकिन उन्होंने ये बोला ब्रिटिशर्स ने यूनिटी को ब्रेक करने के लिए कि हम जितने भी लैंड है वो आपको रिटर्न कर देंगे, आपको क्या करना होगा, इस रेवोल्ट में से अपना वो पुल आउट करना होगा।
इससे क्या होगा, यूनिटी ब्रेक होगी। कितने सारे लोग मेजॉरिटी में इन्वॉल्व थे, लैंडलॉर्ड्स, उनकी संख्या बहुत थी, और यूनिटी ब्रेक होगी जिससे ब्रिटिशर्स इस रेवोल्ट के विनर बन जाएं। सो अनफॉर्चुनेटली ये सभी रीजन थे जिसकी वजह से हम इस रेवोल्ट में हार जाते हैं। एट लास्ट ब्रिटिशर्स इस रेवोल्ट के विनर बन जाते हैं। नाउ ये रेवोल्ट खत्म हो जाता है और उसके बाद कई सारे चेंजेस आते हैं इंडिया की कॉलोनियल पॉलिसीज में, जिसके बारे में मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा बताऊंगा। बट फिर भी एक चीज हमारे लिए बाकी है। अगर आपने नोटिस किया है तो आपको ये पता चल गया होगा कि हमने अभी तक जितने भी हिस्ट्री में चैप्टर्स को कवर किया है उसमें हम लास्ट में क्या पढ़ते हैं, सोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि हमें पता कहां से चला बेसिकली इस चीज के बारे में। सो इसमें भी हम यही पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज थे जिससे हमें पता चला इस रेवोल्ट के बारे में कि ये रेवोल्ट हुआ था, इसमें इतनी कैजुअलिटीज थी, ये सभी कॉजेज थे, कैसे रेवोल्ट को सस्पेंड कर दिया गया, रिप्रेस कर दिया गया। सो सोर्सेज पे हम थोड़ा फोकस करते हैं। एज यू नो दैट वी हैव वेरी लेस इंडियन डेटा ऑफ दिस रेवोल्ट, सो वी नो मच अबाउट दिस रेवोल्ट थ्रू ब्रिटिश डेटा। सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ ब्रिटिश डेटा आर। नाउ जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था जब हम टॉपिक कवर कर रहे थे कि रेबल्स चाहते क्या थे, सो जितना भी हमें डेटा मिला है इस रेवोल्ट का वो मिला है ब्रिटिश डेटा से। इंडियन डेटा हमें बहुत कम मिला है, उसके कई सारे रीजंस थे। उस समय लोग डेटा को लिखने में इतने इंटरेस्टेड थे नहीं। दूसरा रीजन यहाँ पर यह था कि इलिटरेसी बहुत बड़ा कारण थी, बहुत लोग जानते नहीं थे लिखा कैसे जाता है, सोर्सेज, पेंटिंग्स वगैरह। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है हमें कुछ भी नहीं मिला, फिर भी कई सारे सोर्सेज हैं जो हमें मिले हैं जिसको हम कह सकते हैं यस वो इंडियन डेटा है। बट फिर भी मैक्सिमम हमें मिलता है फ्रॉम द ब्रिटिश डेटा ऑफिशियल सोर्स। सो ब्रिटिशर्स का जो डेटा है उसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, लेटर्स होते हैं, डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज, ऑफिशियल हिस्ट्रीज, मेमोज, नोट्स, रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर्स। उस समय न्यूज़पेपर छपते थे क्योंकि जो ब्रिटिश का प्रेस था और इंडियन प्रेस, उसमें कवर किया जाता था कि कैसे रेवोल्ट को सप्रेस कर दिया जा रहा है बाय द ब्रिटिशर्स, कितने ब्रिटिश लोग मर रहे हैं, इस तरह से। मैगजीन्स, पिक्टोरियल इमेजेस, पेंटिंग्स, पेंसिल ड्राइंग्स, एचिंग्स, पोस्टर, कार्टून्स, बाजार प्रिंट्स। नाउ पेंटिंग्स, देखो पेंटिंग को मैं इतना हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब हम आगे कुछ पेंटिंग्स ही देखेंगे कि ब्रिटिश आर्टिस्ट के द्वारा कौन कौन सी पेंटिंग्स बनाई गई, और लास्ट में हम देखेंगे इंडियन डेटा। सो यहाँ पर हमें इसमें क्या पढ़ना है, जस्ट हम यहाँ पर पेंटिंग्स ही देखेंगे क्योंकि अगर हमें बताया जाएगा लेटर्स, डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज, ये जितना भी सोर्स है इसके बारे में, तो चैप्टर काफी लंबा हो जाता। इसीलिए आई हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। इसलिए मैं आपको खाली फोकस करूंगा पेंटिंग्स के ऊपर कि कौन कौन सी पेंटिंग्स बनाई गई। ओके, और पहले बता दो कि सभी पेंटिंग्स को मैं दिखा नहीं सकता, ड्यू टू कॉपीराइट इशू में दिखा नहीं सकता सभी पेंटिंग्स को। सो आई रिकमेंड यू टू ओपन योर बुक। सो पहले मैं आपको बताऊंगा ब्रिटिश पेंटिंग्स। सो पहली पेंटिंग है रिलीफ ऑफ लखनऊ। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पेंटिंग का नाम क्या है, किसने पेंट की है, किस ईयर में पेंट की है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स। द रिलीफ ऑफ लखनऊ ये पेंटिंग का नाम है, वॉज पेंटेड बाय थॉमस जॉन बारकर। 1859 में इसको पेंट किया था थॉमस जॉन बारकर ने। नाउ इस पिक्चर में है क्या, देखो इस पिक्चर में ये है कि उस समय जो लखनऊ था उसमें रेबल्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, ब्रिटिशर्स को मार रहे थे। लेकिन क्या किया, कई सारे ब्रिटिशर्स थे जिनके नाम भी आपकी बुक में मेंशन है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो लोग थे लखनऊ में प्रोटेस्ट करने वाले रेबल्स, उनको किल करवा दिया और फिर से जो लखनऊ है उसको कन्क्वर कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। सो यहाँ पर ये है, इन दिस पिक्चर इट इज क्लियरली शोन हाउ द ब्रिटिशर्स कन्क्वर लखनऊ बाय सप्रेसिंग द रेवोल्ट। कैसे रेवोल्ट को सप्रेस करके फिर से लखनऊ को कन्क्वर कर लिया। सो ज़्यादा कुछ है नहीं, वैसे ये जो टॉपिक है सोर्सेज के बारे में इतना आता नहीं है, बट फिर भी 8 मार्क्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें आपको दोनों डेटा बताना है। पहले आपको 6 मार्क्स में आप डिवाइड कर लेना 8 मार्क्स के क्वेश्चन को 6 में और 2 में। 6 में आप बताओगे क्योंकि ज़्यादा में ब्रिटिश डेटा ही मिला है ऑब्वियसली। सो 6 मार्क्स में आप ब्रिटिश डेटा बताओगे और उसके बाद 2 मार्क्स में इंडियन डेटा। उसमें आपको मेंशन करनी होंगी पेंटिंग के बारे में कि पेंटिंग किसने पेंट की है, पेंटिंग का नाम क्या है, किस ईयर में पेंट की है और है क्या पेंटिंग में बेसिकली। नाउ अनदर पेंटिंग इज इन मेमोरियम। सो इस पिक्चर में क्या है, बाय द वे इस पिक्चर को पेंट किया है जोसेफ न्यूअल पैटर्न ने 1859 के अंदर। So in this picture, it is clearly show how the British women and children were in fear due to Indian rebels. Now देखो इंडियन जो रेबल्स थे वो क्या कर रहे थे, अटैक कर रहे थे इन ब्रिटिश वुमेन्स पे।
तो इस पिक्चर में ये दिखाया हुआ है कि ब्रिटिश जो वुमेन्स है वो कितनी डरी हुई बैठी हुई हैं एक रूम के अंदर अपने चिल्ड्रन के साथ। वो बहुत डरी हुई हैं क्योंकि उन्हें खतरा है फ्रॉम द इंडियन रैबल्स। ठीक है, वो अपने आप को हेल्पलेस मानती हैं, इनोसेंट मानती हैं, और वो वेट कर रही हैं किसके लिए? अपनी वायलेंस, डिसऑनर और डेथ के लिए। सो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और मेंशन है, पीछे यहाँ पर पेंटिंग में एक चीज और दिखाई हुई है जिसमें बहुत ब्रेव के साथ ब्रेवली ब्रिटिश सोल्जर्स आ रहे हैं उनको बचाने के लिए। बाय द वे मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि ब्रिटिशर्स के अंदर जितनी भी पेंटिंग्स बनी थी ब्रिटिश आर्टिस्ट के द्वारा, उनमें वो हमेशा ही दिखाने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिशर्स कितने ब्रेव हैं, उन्होंने कैसे इस रेवोल्ट को सप्रेस कर दिया। सो वहां पर अपनी बुराई वो बिल्कुल भी मेंशन नहीं करेंगे। वो ये नहीं दिखाएंगे कि उनके भी कितने लोग मारे गए थे। जैसे कि देखो इंडिया और पाकिस्तान में कभी लड़ाई होती है या फिर स्टैंड ऑफ बना हुआ होता है तो उसमें क्या है, जो चाइना है वो अपना डेटा छुपाता है कि कितने जो उनके सोल्जर्स है वो मारे गए इन द स्टैंड ऑफ और जो भी फाइट होती है उसमें। सो ब्रिटिशर्स ने भी वैसा ही किया था इस रेवोल्ट में। नाउ इस वाली पेंटिंग का नाम है नहीं, बट यहाँ पर मैंने टॉपिक बना दिया है आपके लिए। सो मिस व्हीलर, ओके, आप यहाँ पर मिस व्हीलर पॉइंट डाल के भी इसके बारे में मेंशन कर सकते हो। इसमें क्या है, वन इंग्लिश वुमेन मिस व्हीलर, एक इंग्लिश वुमेन है ये मिस व्हीलर, ब्रिटिश वुमेन, डिफेंडिंग हर सेल्फ अगेंस्ट द सीपॉय इन कानपुर। यहाँ पर यह है कि मिस व्हीलर जो कि एक बहुत ब्रेव वहां पर दिखाया गया ब्रेव इंग्लिश वुमेन है, वो क्या कर रही है, कानपुर के अंदर कई सारे इंडियन सीपॉयज हैं उनको उनके साथ लड़ाई कर रही हैं और बहुत ही ब्रेव तरीके से उन्होंने उन सभी को किल कर दिया और एक तरह से उन्होंने अपने आप को डिफेंड कर लिया। और यहाँ पर आप अगर बुक में देखोगे तो उस पिक्चर में नीचे एक बाइबल की बुक गिरी हुई है जिससे पता चलता है कि वो क्या कर रहे होंगे, उनको फोर्स कर रहे होंगे कि वो क्रिश्चियनिटी से किसी दूसरे धर्म में अपने आप को कन्वर्ट करा लें। ओके, बट उन्होंने अपना जो ऑनर था क्रिश्चियनिटी का उसको सेव कर लिया। अगेन वो यहाँ पर अपने आप को बहुत ब्रेव दिखा रहे हैं। एक और हमें पिक्चर देखने को मिलती है जस्टिस पंच, जिसमें क्या है, वन ब्रिटिश वुमेन होल्डिंग स्वॉर्ड किलिंग एंड क्रशिंग द इंडियन रेबल्स। जिसमें क्या है, एक ब्रिटिश वुमेन है जिसके पैर के नीचे और उनके आसपास कई सारे इंडियन रेबल्स हैं, चिल्ड्रंस हैं। वही दिखाना चाहते हैं कि वो कितनी पावरफुल हैं, उन्होंने कितने सारे जो इंडियन सोल्जर्स हैं, सीपॉयज हैं, उनको मारा और उनके हाथ में स्वॉर्ड भी है। एक और पिक्चर यहां पर देखने को मिलती है, अनदर पिक्चर इन विच इंडियन रेबल्स वर हैंगिंग एंड गन्स वर ब्लोइंग। दे वांट टू शो हाउ ब्रिटिशर्स गिवन द पनिशमेंट फॉर दोज हु अगेंस्ट देम। एक और यहाँ पर पिक्चर देखने को मिलती है जिसमें यह दिखाया गया है कि जो भी लोग इस रेवोल्ट में इन्वॉल्व हुए उन्हें किस तरह से पनिशमेंट दी जा रही है, हैंगिंग की पनिशमेंट, और उन्हें गन से जो है उड़ाया जा रहा है। यहाँ पर भी वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे खिलाफ जिन भी लोगों ने आवाज उठाई, प्रोटेस्ट किया, हमारे लोगों को मारा, कैसे हमने बहुत ब्रूटली उनको पनिश किया। एक और वैसे आपकी बुक में पेंटिंग है, उसकी मैंने स्लाइड नहीं बनाई है। उस पेंटिंग में यह है कि जो लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे, वो किसी एक सिपॉय पे उन्होंने हाथ रखा हुआ है अपना, जिससे वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो कितने पावरफुल हैं। और वो इंडियन सोल्जर है जिसके ऊपर उन्होंने हाथ रखा हुआ है, उसके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की बिना धार वाली तलवार है। तो जस्ट वो दिखाना चाहते हैं कि कितना मतलब किस सिनेरियो में और किस कंडीशन में लड़ाई हुई कि ब्रिटिशर्स इतने पावरफुल और उनके अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं थी इंडियन सीपॉयज के अंदर और इंडियन रेबल्स के अंदर, और एट लास्ट वो बहुत ही बुरी तरीके से इस रेवोल्ट में हार जाते हैं। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस रेवोल्ट में हमें ब्रिटिश डेटा के साथ साथ बहुत सारा इंडियन डेटा भी मिला है, बट मैं कहूंगा वेरी लिमिटेड। यहाँ पर मैं आपको कुछ नेशनलिस्ट डेटा दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी मिले कि यस, हमें कुछ इंडियन डेटा भी मिला है। Nationalist imageries were very less, but one famous image is of झांसी की रानी। नाउ एक इमेज जो कि आप जिसके बारे में पढ़ते आ रहे हो, जिसको आप देखते आ रहे हो शुरू से, वो क्या है, वो झांसी की जो रानी है उसकी इमेज है, जिसमें वो क्या कर रही है, अपनी बेबी को पीछे बांध के हाथ में स्वॉर्ड लेके हॉर्स के ऊपर वो फाइट कर रही थी। ओके, सो ये बहुत फेमस इमेज है। इसको देख के एक पैट्रियोटिक फीलिंग आ जाती है माइंड में। और उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया झांसी की रानी ने सभी वुमेन के लिए कि अगर उनके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो किस तरह से उसका डटकर सामना कर सकती हैं। सो एक और हमें यहाँ पर टेक्स्ट मिलता है जिसको मैं कहूँगा पोयम मिलती है, जिसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। और वो पोयम की लाइन आप ऑब्वियसली जानते हो उसके बारे में। सो क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा एग्जाम में कि ये जो पोयम है इसको लिखा किसने है। सो दिस पोयम इज रिटन बाय सुभद्रा कुमारी चौहान। नाउ पोयम देख लो कौन सी है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
लाइक अ मैन शी फॉट, शी वॉज द रानी ऑफ झांसी। सो ये जो बहुत बड़ी पोयम है, इसको हम कब से पढ़ते आ रहे हैं। इसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने, और ऐसी कई सारी पोयम्स लिखी गई थी, राइटिंग्स लिखी गई थी, इमेजेस बनाई गई थी। तो फिर भी हम कह सकते हैं कंक्लूजन में कि यस, हमारे पास ज़्यादा ब्रिटिश डेटा है, इंडियन डेटा बहुत कम है। बट हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पास इंडियन डेटा है ही नहीं। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस रेवोल्ट के बाद एक बहुत बड़ा बिगर चेंज आता है। वो क्या होता है कि उस समय, इस रेवोल्ट से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी इंडिया के ऊपर, लेकिन इस रेवोल्ट के बाद क्राउन ओनरशिप आ जाती है इंडिया के अंदर। इसका मीनिंग डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का रूल हो जाता है इंडिया के ऊपर, जिसे हम कहते हैं क्राउन ओनरशिप। इसमें क्या था कि जो इंग्लैंड की उस समय क्वीन थी, वो इंडिया की क्वीन बन जाती हैं और पूरा इंडिया उनके कंट्रोल में आ जाता है। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कोविड-19 की वजह से डिलीट कर दिया गया है। बट उसमें हम क्या पढ़ते, उसमें हम ये पढ़ते कि कैसे इस रेवोल्ट के बाद जो मेजर सिटीज होती है इंडिया की, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, उनको वो कंट्रोल करते हैं और अपनी जो कॉलोनियल पॉलिसीज है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, और जो इंडियंस की यूनिटी है उसको ब्रेक करने के लिए कई सारे लॉस को, एक्ट को पास करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम उस चैप्टर को नहीं पढ़ पाएंगे। कोई बात नहीं, मैंने आपको थोड़ा सा जिस्ट दिया है जिससे आप मॉडर्न हिस्ट्री को कनेक्ट कर सको कि किस इवेंट के बाद क्या इवेंट हुआ। नाउ जब इतना इस रेवोल्ट के बाद और कई सारी मेजर सिटीज़ में उनका कंट्रोल बढ़ जाता है और इंडिया एक फुली कॉलोनी बन जाती है ब्रिटिशर्स की, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है और महात्मा गांधी की एंट्री होती है और वो कई सारे मेजर मूवमेंट्स को स्टार्ट करते हैं और एट लास्ट फाइनली कई सारे लोगों के कंट्रीब्यूशन से हमें आज़ादी मिल जाती है। सो ये सब हम 13th चैप्टर में देखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। This is the end of this video. Thanks for watching. Have a great day.